नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की जानकारी देने वाले हैं जो आप लोगों को कैश में बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स के द्वारा कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन हैं जिन पर लिमिट सेट कर दी गई है, जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। यानी वो ट्रांजैक्शन आपको कैश में भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप गलती से भी वो ट्रांजैक्शन कैश में कर जाते हैं जिन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी मिल सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से 7-8 ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको हम आपको डिटेल से बता देते हैं कि वो ट्रांजैक्शन आपको कैश में नहीं करना है, और अगर करना है तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट रखी गई है, यानी किस लिमिट तक आप उन ट्रांजैक्शन को कैश में कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो आपके बिजनेस यानी व्यापार से जुड़े हुए हैं, धंधा व्यापार से जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो आपके सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से जुड़े हुए हैं। यानी ये सभी ट्रांजैक्शन हम आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। हम आप इन ट्रांजैक्शंस को करते हैं, डेली यूज में हमारे आपके वो ट्रांजैक्शन आते हैं। लेकिन अब 2024 में इनकम टैक्स ने अगर उन पर लिमिट सेट कर दी है, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, तो आखिर उसकी जो न्यू लिमिट तैयार की गई है वो लिमिट क्या है, आप कितने लिमिट तक वो ट्रांजैक्शन कैश में कर सकते हैं। आइए अब हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से दे देते हैं कि वो 7-8 ट्रांजैक्शन कौन से हैं जिन्हें आपको नहीं करना है, या फिर करना है तो लिमिट के अंदर रह करके करना है, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से भी बचे रहें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पेनाल्टी से भी बचे रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों को पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले हम पहले ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला ट्रांजैक्शन वो ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उस दशा में आप 20,000 रुपए तक तो कैश ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 20,000 रुपए से अधिक है तो फिर दोस्तों आपको वो जो पैसा लेना है वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही लेना है। आप यूपीआई के माध्यम से लीजिए, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से लीजिए, चेक के माध्यम से लीजिए, डीडी ड्राफ्ट के माध्यम से लीजिए, अन्य किसी भी आप माध्यम से लीजिए, लेकिन कैश के माध्यम से आपको पैसा नहीं लेना है। अगर आप कैश लेते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं और कैश ले लेते हैं, उस दशा में दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज कर सकता है, जो कि 100% हो सकती है। जी हाँ, जितना कैश आपने लिया है आपके ऊपर उतनी ही पेनल्टी भी इंपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहां पर आप फंसेंगे नहीं। हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफिस से पूरा का पूरा डेटा मंगा लिया है कि यहाँ पर कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, उनकी पूरी डिटेल हमें दीजिए, और उसके बाद फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो वहां पर लोगों को नोटिस सेंड की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ऐसा नहीं कि अगर आप गलती करेंगे, आप सोचेंगे कि हम चोरी से काम कर लेते हैं और बच जाएंगे, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में सारा सिस्टम सेंट्रलाइज हो चुका है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। ऐसे में अगर आप जरा भी गलती करते हैं कहीं तो दोस्तों पकड़े जाएंगे। तो 20,000 रुपए तक आप प्रॉपर्टी सेल करते समय कैश ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको भूल कर भी नहीं लेना है। आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही पैसा लेना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो बड़ी हो। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी 20,000 रुपए से कम की है तब आप कैश में ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रांजेक्शन की, जो कि आपको कैश में नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, सेक्शन 80C के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर जो मेडिक्लेम में छूट मिलती है टैक्स रिबेट में, तो वहां पर क्या है कि आपको दोस्तों ये जो पूरा उसका पेमेंट होता है मेडिक्लेम का, यानी जो हेल्थ इंश्योरेंस का आप प्रीमियम देते हैं, वो पूरा का पूरा आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही देना है। अगर वो उसका भुगतान आपने, उसका जो प्रीमियम होता है उसका भुगतान अगर आपने कैश में किया है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, यानी वो छूट आपको नहीं मिल पाएगी मेडिक्लेम वाली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिक्लेम का जो प्रीमियम होता है उसका पूरा भुगतान आपको कैश में न करके आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से करना है, यानी ऑनलाइन करना है, डिजिटल मोड के माध्यम से करना है। तो आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको वहां पर छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कैश में करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे ट्रांजेक्शन की, जो कि आपके सेविंग अकाउंट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से सभी के लिए लिमिट तय की गई है कैश की, क्योंकि सरकार भी चाहती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए, डिजिटल मोड के माध्यम से करिए,
कैश का लेन देन कम से कम करिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बैंकिंग चैनल के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उनको ट्रैक करना बहुत ही आसान होता है, चाहे सरकार को ट्रैक करना हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रैक करना हो। और जो ट्रांजैक्शन कैश में किए जाते हैं उनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो ट्रांजैक्शन कैश में किए जा रहे हैं उन्हीं में यहाँ पर कर चोरी होती है और वहां पर 2 नंबर के काम भी होते हैं। तो सरकार चाहती है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए ताकि हम उस आपको आसानी से ट्रैक कर सकें कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कहां से पैसा ले रहे हैं, कहां पैसा दे रहे हैं, पूरी जानकारी इनकम टैक्स और सरकार के पास रहेगी। तो इसलिए सरकार भी बढ़ावा दे रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बढ़ावा दे रहा कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन अपने ऑनलाइन मोड के माध्यम से करिए, यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए। आप कैश का लेन देन कम से कम करिए। क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है तो सेविंग अकाउंट के लिए भी लिमिट तय कर दी गई है कि 1 साल में आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं अपने सभी सेविंग अकाउंट से। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, 2, 4, 5, 8, बहुत सारे लोग 8, 8, 10 सेविंग अकाउंट रखते हैं, उनकी सभी की लिमिट 10 लाख रुपए मैक्सिमम है। यानी एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अधिकतम सभी बैंक अकाउंटों से अपने 10 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और उसका माध्यम चाहे फिर एईपीएस सेवा रही हो, यानी आपने किसी ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा जो निकाला है, एटीएम के माध्यम से निकाला है, या बैंक जाकर के चेक या विड्रॉल से निकाला है, वो सभी को जोड़ करके देखा जाएगा। अगर एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉल कर चुके हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है, क्योंकि आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 10 लाख रुपए तक की छूट दे रखी है। 10 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको नोटिस मिल जाएगा और आपको जवाब देना होगा। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। इसी तरह से कैश डिपॉजिट करने के लिए भी लिमिट तय की गई है। आपको एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करने की भी लिमिट दी जाती है। यहाँ पर आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उसमें आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं दूसरी बैंकों में या तीसरी बैंकों में, 4 बैंकों में या 5 बैंकों में सेविंग अकाउंट है तो आप किसी में 5 कर देंगे, किसी में 3 कर देंगे, किसी में 8 कर देंगे, किसी में 4 कर देंगे। ऐसा नहीं है। सारा सिस्टम मैंने आपको बताया सेंट्रलाइज है। आपका पैन आधार से जुड़ा है, आधार मोबाइल से जुड़ा है, तो कहीं आपका आधार लिंक है, किसी खाते में आपका पैन लिंक है, किसी खाते में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप बचोगे नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि 1 साल में 10 ही लाख जमा कर सकते हैं तो 8 इसमें कर लेते हैं, 8 उसमें कर लेते हैं, 5 उसमें कर लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। आप अधिकतम 1 साल में 10 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। आपके पैन नंबर की लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित है, यानी एक व्यक्ति की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। इससे ज्यादा अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज कर सकता है। आपसे जवाब मांग सकता है कि पैसा आपको कहां से मिला। अगर उसका सोर्स लीगल रहा है तो फिर वहां आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, कैश अनएक्सप्लेन में चला जाता है, तो फिर उसकी जो पेनाल्टी होंगी वो 300% तक भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए भी 10-10 लाख रुपए की लिमिट तय की गई है। इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। तो अगला ट्रांजैक्शन ये है दोस्तों, अगर आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को उधार दे रहे हैं या फिर उनसे उधार अपना स्वीकार ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं, उस दशा में आप 20,000 रुपए तक ही आप कैश के माध्यम से ले सकते हैं। अगर आपका पैसा 20,000 रुपए से अधिक है तो फिर आपको बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लिमिट तय की गई है। आप जवाब में ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे मित्र हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दिए थे। ये भी इलीगल माना जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही कह चुका है कि आप अधिकतम 20,000 रुपए तक ही आप अपने दोस्त या रिश्तेदार को उधार दे भी सकते हैं और उससे ले भी सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आप लेन देन कैश में करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है और आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। तो इसलिए आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कोई भी पैसा उधार दे रहे हैं या फिर उससे लोन के रूप में ले रहे हैं या फिर अपना दिया हुआ पैसा आप वापस ले रहे हैं, तो उस दशा में आपको क्या करना है, बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना है। जो भी आपको पैसा लेना है 2 लाख 5 लाख लीजिए, लेकिन बैंकिंग चैनल के माध्यम से लीजिए, चेक के माध्यम से लीजिए, आरटीजीएस नेफ्ट के माध्यम से लीजिए, यूपीआई के माध्यम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में लेंगे 20,000 रुपए से अधिक होगा, आपको दिक्कत हो सकती है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत बार ले दे चुका हूं। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर लगातार नजर रखे हुए है। कोई समय ऐसा आने वाला है जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। यानी ऐसा तो है नहीं कि आज आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आज आप बच गए तो आप बच ही गए हैं। अगले 3 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस दे सकता है। जो ट्रांजैक्शन आपने 2021 में किया था, हो सकता है 2024 में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे दे और आपसे जवाब मांग ले कि 2021 में आपने ये ट्रांजैक्शन कैश में किया था, इसको एक्सप्लेन करिए। उस दशा में आप फंस जाएंगे। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो फिर दोस्तों आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन है, आप किसी वस्तु या सेवा के बदले अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही कैश दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं, कोई वहां से मान लीजिए आप सर्विस ले रहे हैं,
या फिर आप कोई वस्तु ले रहे हैं। अब मान लीजिए आप 4 व्हीलर परचेज कर रहे हैं, उसकी कीमत अगर 2 लाख रुपए तक है तब तो आप कैश में उसे ले सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है, मान लीजिए उसकी कीमत 2,30,000 रुपए है, तो उस दशा में आपको बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप कैश में वो पेमेंट करेंगे तो फिर दोस्तों आप पकड़े जाएंगे, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होंगी और वो पेनाल्टी 100% हो सकती है। यानी मान लीजिए अगर आपने 2,30,000 कैश दिया है तो आपको 2,30,000 की ही पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के आप अगर कोई वस्तु ले रहे हैं या कोई सेवा ले रहे हैं, उसकी कीमत 2 लाख से कम है, तब तो आप कैश में कर सकते हैं। यानी 2 लाख तक आप कैश दे सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप में गए, आप कोई ज्वेलरी खरीद रहे हैं और वहां पर भी उसकी कीमत अगर 2 लाख से कम हो रही है तब तो आप कैश में दे सकते हैं। लेकिन अगर उसकी कीमत 2 लाख से अधिक हो रही है, आप सोच रहे हैं कि हम टुकड़ों में दे देंगे, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। वहां पर आपको क्या करना है कि बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना है। आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से पैसा दीजिए, डिजिटल मोड के माध्यम से पैसा दीजिए, क्योंकि 2 लाख रुपए से अधिक की वस्तु या सेवा होने पर आप कैश में पेमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आप फंस जाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले ट्रांजैक्शन की। दोस्तों अगला ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सेक्शन है 44AB, जिसमें साफ लिखा गया है कि आपके बिजनेस का वार्षिक टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपए हो जाता है तो आपको अपने बिजनेस का ऑडिट कराना मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। आपको अपने बिजनेस का जो ऑडिट है वो कराना ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि अगर आप अपने जो जितना भी आपका बिजनेस हो रहा है उसका टर्नओवर चाहे जितना अधिक हो रहा हो, अगर आप उसका जो लेन देन है वो 95% आप खरीद बिक्री और खर्च 95% जितना भी बिजनेस हुआ है उसका 95% अगर आपने डिजिटल मोड के माध्यम से यानी बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया है, तो इसकी लिमिट फिर 10 करोड़ रुपए हो जाती है। जी हाँ, ऐसे तो आपको 1 करोड़ में ही ऑडिट कराना है, लेकिन अगर आप, मैंने बताया कि 95% हिस्सा डिजिटल मोड के माध्यम से आप लेन देन करते हैं, चाहे वो खरीद हुई हो या बिक्री हुई हो या खर्च हुए हो, अगर इनको आप करते हैं इस तरह से, सिर्फ 5% ही आपके जो बिजनेस है उसमें कैश इन्वॉल्व है, उस दशा में आपको ये लिमिट 10 करोड़ रुपए कर दी जाती है कि 10 करोड़ तक आपको ऑडिट नहीं कराना है। तो ये यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपको फिर 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 95% तक खरीद बिक्री और खर्च को डिजिटल मोड के माध्यम से करिए। यानी सरकार लगातार कह रही है कि आप जितना भी हो सके डिजिटल मोड के माध्यम से लेन देन करिए, बैंकिंग चैनल के माध्यम से करिए, कैश का जो काम है वो कम से कम करिए। दोस्तों अगला ट्रांजेक्शन ये है कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है जिसमें कोई खर्च आ गया है, यानी मान लीजिए आपको अपने दुकान के लिए कोई कंप्यूटर लगाना है या फिर आपको कोई प्रिंटर खरीद के लाना है, आपको एक ही व्यक्ति को एक दिन में पेमेंट करना है, तो अगर वो 10,000 रुपए तक है तब तो आप कैश में कर सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपए से अधिक का वो वाउचर हो रहा है, यानी जो अभी आपका खर्च हुआ है वो एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपए से अधिक बन रहा है, तो फिर आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से करना है। अगर आप वो कैश वहां पर कैश में कर देंगे, जो खर्च आया है वो अगर आप कैश में कर देंगे और 10,000 रुपए से अधिक का कर देंगे एक दिन में एक ही व्यक्ति को, तो उस दशा में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, फिर वहां पर आपको इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। ऐसे आप अपने बिजनेस में जो खर्चे होते हैं उन्हें निकाल करके अपनी इनकम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप कैश में कर देंगे, एक दिन में एक व्यक्ति को जो खर्च है 10,000 से अधिक आपने कैश में किया है, तो फिर वो आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, फिर उसे खर्च नहीं माना जाएगा, यानी आपकी इनकम में उसे प्लस कर दिया जाएगा जो खर्च हुआ है आपके बिजनेस में। तो इसलिए दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में अगर एक ही व्यक्ति को एक दिन में कोई भी खर्च आता है तो आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से करना है, आपको डिजिटल मोड के माध्यम से करना है, कैश में नहीं करना है। और इसकी लिमिट 10,000 रुपए है। 10,000 से कम का कोई खर्च आता है तो आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक खर्च है तो फिर आपको डिजिटल मोड के माध्यम से करना है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।